हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पाचन वाला जो टॉपिक है वो चालू कर रखा है, जिसमें दो तीन चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि पाचक में क्या होता है, पाचक में कौन कौन से अंग हैं वो मदद करते हैं, और आमाशय का हमने पढ़ लिया था। अब उससे आगे वाला भाग पढ़ेंगे कि जो छोटी आंत होती है वो क्या काम करती है, कैसे क्या उसके कौन से भाग होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि छोटी आंत। देखिए, सबसे पहली बात छोटी आंत के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा डाइजेशन और सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन दोनों ही काम छोटी आंत में होते हैं। यानी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होती है, क्योंकि यहीं तो सबसे ज़्यादा पाचन होता है और यहीं सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। तो ये चीज़ ऐसे एज वन लाइनर भी आप याद कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा पाचन और अवशोषण दोनों काम ही कहाँ होते हैं, छोटी आंत में, क्षुद्रांत में होते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि क्षुद्रांत का क्वेश्चन अगर आता है तो सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है, तो वो छोटी आंत में ही होता है। फिर हम बात करें तो छोटी आंत जो है, छोटी आंत के कितने भाग हैं। तो देखो, छोटी आंत कहाँ से शुरू होती है, तो आमाशय की जठर निर्गमी यानी जो पाइलोरिक भाग होता है आमाशय का। आमाशय के हमने पढ़े थे 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो पाइलोरिक भाग होता है वहाँ से शुरू होकर ये बड़ी आंत पर, यानी बड़ी आंत यानी ऊपर की साइड तो जुड़ती है ये जो आमाशय है उससे, आमाशय के पाइलोरिक भाग से, और नीचे की साइड जुड़ी हुई होती है बड़ी आंत से। तो इस तरीके से छोटी आंत है वो बड़ी आंत और आमाशय के बीच में होती है। और ये देखो, नाम इसका छोटी होता है, लेकिन ये आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है, छोटी बड़ी आंत से, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई होती है, सॉरी व्यास जो होता है नली का, वो कम होता है, इसीलिए इसको छोटी आंत बोलते हैं। तो इसकी औसत लंबाई 7 मीटर होती है। आहार नाल के इस अंग द्वारा ही भोजन का, ये देखो ये लाइन लिखी हुई है, सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। यानी सबसे ज़्यादा पाचन और सबसे ज़्यादा अवशोषण छोटी आंत के द्वारा ही होता है। फिर छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है ग्रहणी या ड्यूडिनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, ये जो हैं ये छोटी आंत के भाग हैं। तो ड्यूडिनम वाला सबसे ऊपर वाला भाग है जो आमाशय से जुड़ता है, और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, वो मिलकर क्या करते हैं, पाचन का काम करते हैं। फिर है जेजुनम। जेजुनम होता है छोटी आंत का बीच का भाग होता है, और इसमें जो ग्रहणी में पच चुका भोजन है उसका क्या शुरू हो जाता है, यानी जेजुनम वाले भाग से अवशोषण चालू हो जाता है। और मुख्यतः अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिन्हें एंट्रोसाइट कहते हैं उनके द्वारा संपादित होता है। एंट्रोसाइट कोशिकाएं होती हैं, और देखो एक ऐसे अंगुली के नुमा से प्रवृत्त होते हैं छोटी आंत में, जिनको क्षुद्रांत बोलते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, ये भोजन के अवशोषण को क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए होते हैं, ताकि फटाफट भोजन का अवशोषण हो जाए। फिर तीसरा पार्ट होता है क्षुद्रांत या इलियम। तो इलियम जो होता है वो छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, और ये भाग उन पोषक तत्वों का अवशोषण करता है जो अगर क्षुद्रांत में अवशोषित नहीं होते, यानी जो ऊपर जिनका अवशोषण नहीं हुआ, जो बचा हुआ भाग है उसका, जो जेजुनम में अवशोषित नहीं हुए, वो आगे जाके इलियम में अवशोषित हो जाते हैं। तो इस तरीके से छोटी आंत जो है, छोटी आंत के अंदर आपको ध्यान रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट भाग है छोटी आंत। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा तो पाचन होता है और सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। जेडुनम वाला भाग आमाशय से जुड़ता है, जेजुनम वाले भाग में सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है, और जो बचा हुआ अवशोषण है कुछ विटामिन का, बाइल सॉल्ट का, वो कहाँ होता है, वो इलियम में होता है। ये नाम याद कर लेना, बाइल सॉल्ट और विटामिन स्पेसिफिक, इन्हीं का ज़्यादा अवशोषण कहाँ होता है, इलियम के अंदर होता है। फिर आती है बड़ी आंत। तो देखो, बड़ी आंत में याद रखना है आपको कि बड़ी आंत में अवशोषण जल का और लवणों का ही होता है, बाकी कोई अवशोषण नहीं होता, ना ही कोई पाचन होता है। तो क्षुद्रांत आगे बड़ी आंत से जुड़ी होती है। यहाँ कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु छोटी आंत से शेष बचे अपचित भोजन को किण्वन द्वारा यानी फर्मेंटेशन द्वारा सरलीकृत करके पाचन में मदद करते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व खनिज और लवणों का अवशोषण करना है। यानी जो भी बड़ी आंत है उसके अंदर जो भी जल है, हम जो भी पानी पीते हैं, और जो भी उसमें खनिज लवण हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, वो सब बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं। और जो अपचित भोजन होता है उसको फिर मल द्वार से उत्सर्जित भी किया जाता है, वो बड़ी आंत का ही भाग होता है। तो यानी बड़ी आंत जो है उसको भी फिर हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग होता है अंधनाल।
तो अधांत्र या अंधनाल सीकम, तो ये भाग जो है वो शुद्रांश से यानी शुद्रांश से जो जुड़ा हुआ भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अधांत्र या अंधनाल या सीकम। ये शुद्रांश से आने वाले पाचित आहार रस का अवशोषण होता है और शेष बचे अवशिष्ट को आगे वर्धांत में पहुंचा दिया जाता है। देखो ज़्यादातर अवशोषण तो है छोटी आंत में ही होता है, कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ बच गया है वो सीकम वाले भाग में हो जाता है। अंधनाल का प्रथम भाग जो शुद्रांश से जुड़ा होता है उससे थोड़ा नीचे भीतर की ओर 4-5 इंच लंबी एक नली के आकार का अंग होता है जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। देखो आपने कई बार सुना होगा कि अपेंडिक्स का दर्द होता है, तो ये जो अपेंडिक्स वाला भाग होता है ये बड़ी आंत का भाग है। तो यानी बड़ी आंत में क्या होता है, एक वर्मीफॉर्म पतला सा कर्मी जैसा एक परिशेषिका होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। 4-5 इंच लंबी होती है जो, और इसकी इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो कई बार इसमें पेन होने लग जाता है तो फिर इसको निकालना पड़ता है। तो ये याद रखना है कि ये भाग किसका है, तो ये सीकम का भाग होता है, अंधनाल का भाग होता है, बड़ी आंत का भाग होता है। ठीक है, इसके बाद अंधनाल का दूसरा जो भाग है उसको बोलते हैं कोलोन। तो कोलोन या वर्धांत, वर्धांत जो है, वर्धांत भी बड़े आंत का अधांत्र के आगे के वाला भाग वर्धांत कहलाता है। ये उल्टे यू आकार का करीब 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है। फिर इसको हम आगे 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आरोही वर्धांत, दूसरा है अनुप्रस्थ वर्धांत, तीसरा है अवरोही वर्धांत और चौथा है सिग्माकार वर्धांत। तो देखिए ये नाम कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछे जाते एग्जाम में, लेकिन एक बार आप पढ़ो तो पढ़ सकते हो कि सबसे पहला जो वर्धांत है उसके 4 भाग हैं। 4 भाग में सबसे पहला भाग आरोही, दूसरा अनुप्रस्थ, तीसरा अवरोही, चौथा सिग्माकार वर्धांत होता है। फिर लास्ट जो बड़ी आंत का भाग होता है उसको बोलते हैं मलाशय। तो देखिए मलाशय जो है, मलाशय आहारनाल का अंतिम भाग है, आहारनाल का भी अंतिम भाग है और बड़ी आंत जो है उसका लास्ट भाग है। ये करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को एनल कैनाल या गुदानाल कहा जाता है और गुदानाल जो है वो एनस के रास्ते बाहर खुलता है। फिर देखो मलद्वार जो होता है उसके ऊपर आहारनाल क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। गुदानाल में यानी एनल कैनाल है उसमें भी 2 संवर्णी बही और अंतः संवर्णी पेशियां पाई जाती हैं जो कि पाचित आहार रस को अवशोषण के पश्चात बचे शेष अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम, मतलब उसमें मदद करती हैं ये पेशियां जो होती हैं बही और आंतरिक संवर्णी पेशियां, जो कहाँ पाई जाती हैं, गुदानाल पर पाई जाती हैं। फटाफट हम थोड़ा सा पाचक ग्रंथियाँ और देख लेते हैं, यानी कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं जो कि भोजन को पचाने में मदद करती हैं। तो सबसे पहले देखिए जो आहार नाल होती है, आहार नाल में 3 आपको मेन ग्रंथियाँ पढ़नी है। एक तो है लार ग्रंथि, दूसरा है यकृत ग्रंथि और तीसरा है अग्नाशय। लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। तो लार ग्रंथि जो है, लार ग्रंथि से क्या लार निकलती है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। तो लार क्या होती है, एक तरल और चिपचिपा श्लेष्मा है का मिश्रण होता है, यानी एक तरल पानी जैसा पदार्थ है और थोड़ा सा चिपचिपाहट वाला श्लेष्मा होता है। ये तरल भाग भोजन को क्या करता है, गीला करता है और श्लेष्मा क्या करता है, लुम्ब्रिकेट, लुम्ब्रिकेट मतलब उसको चिकना कर देगा ताकि वो निकलने में आसान रहे। तो लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित, देखो लार के बारे में एक ही चीज़ याद करनी है कि हमारी जो मुख हुआ है उसमें एक ही चीज़ का पाचन होता है, वो होती है स्टार्च, यानी सिर्फ स्टार्च का पाचन है वो हमारे मुख में शुरू हो जाता है और भोजन को यहाँ पे लार मिलने की वजह से क्या हो जाता है, भोजन चिकना व घुलनशील हो जाता है। फिर दांतों की वजह से वो दांतों, मुंह, गुहिका व जीभ की सफाई करना है, यानी जो लार है वो क्या करती है, दांतों को, मुंह, गुहिका को और जीभ की सफाई करने का भी काम करती है। लार ग्रंथि फिर खुद 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले यानी कहाँ कहाँ पे है उसके पोजीशन के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है पैरोटिड ग्लैंड यानी कर्ण पूर्व ग्रंथि, या नाम से पता चल रहा है ना कि कानों के पास होगी ये ग्रंथि। तो ये सिरमी तरल का स्राव करती है और गालों में पाई जाती है, गालों में होती है और इससे तरल निकलता है, ये याद रखना है। दूसरा भाग होता है अधोजम या अविचुबकीय लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर सेलाइवरी ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड होती है ये क्या करती है, इससे क्या निकलता है, तो इससे देखो तरल भी निकलता है और श्लेष्मा भी निकलता है, इन दोनों चीज़ों को निकालती है अधोजम जो ग्रंथि होती है। सब मैंडिबुलर सेलाइवरी ग्लैंड होती है, ये मिश्रित ग्रंथि है और इससे तरल और श्लेष्मा दोनों निकलते हैं। फिर है तीसरी अधोजीवा यानी सब लिंगुअल ग्लैंड, तो ये सिर्फ श्लेष्मा का श्रवण करती है, यानी ऊपर वाली जो है पैरोटिड वो सिर्फ तरल का श्रवण करती है, तरल पदार्थ निकलता है उससे, जबकि सब लिंगुअल ग्लैंड है उससे श्लेष्मा निकलता है और जो सब मैंडिबुलर है इससे श्लेष्मा और तरल दोनों निकलता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अग्नाशय पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज जो होता है
पैंक्रियाज क्या होती है? एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित मतलब ये अंतःस्रावी भी होती है और ये बहिस्रावी ग्रंथि भी होती है। तो एक चीज़ तो यही याद रखनी है आपको कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ देखो क्या होती हैं, जो कि अपना जो रस होता है या हार्मोन होते हैं वो सीधा ही रक्त में छोड़ती हैं, उनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जबकि जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो अपना रस जो है वो नलिकाओं में छोड़ती हैं। तो अग्नाशय है दोनों तरीके की ग्रंथियों की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि मिश्रित ग्रंथि होती है। दूसरा, इससे हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं? अब मिश्रित ग्रंथि है तो मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि है तो हार्मोन निकालेगी। हार्मोन निकलते हैं इंसुलिन और ग्लूकेगोन। दो हार्मोन आपको याद रखने हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगोन। इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शुगर का जो लेवल है उसको कंट्रोल करता है। फिर है बहिस्रावी अग्नाशय रस, यानी बहिस्रावी के रूप में जब काम करती है तो अग्नाशय से एक रस निकलता है जिसको हम अग्नाशयी रस बोलते हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। फिर ये ग्रंथि यकृत, ग्रसनी और तिल्ली से घिरी हुई होती है, यानी तीनों के बीच में पाई जाती है। यानी क्या क्या? यकृत, ग्रसनी और तिल्ली से घिरी हुई होती है। ये 6 से 8 इंच लंबी होती है और यू आकार की होती है। इस ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम, यानी कौन जो अग्नाशय है, अग्नाशय रस निकलता है उसमें जो एंजाइम निकलते हैं वो क्या करते हैं? वो तीनों चीज़ें देखो, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन करते हैं। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जो हार्मोन होता है वो शरीर में क्या करते हैं? रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। तो इस तरीके से अग्नाशय के बारे में ये चीज़ याद रखनी कि अग्नाशय जो है वो मिश्रित ग्लैंड होती है जो कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह काम करता है। अब बात आती है यकृत की। तो देखो यकृत के बारे में आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए अब इसमें भी ये याद रखना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है ना कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखिएगा आप कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होता है। फिर मानव शरीर में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि यकृत है। ये कि डायफ्राम के नीचे एक त्रिकोणाकार अंग होता है। इसका अधिकतम वजन कहाँ हो रहा है? दाईं साइड होता है। तो यानी दाईं साइड ये पाया जाता है। सामने से देखने पर यकृत जो है वो दो भागों से बना हुआ दाईं और बाईं पालियों में विभक्त होता है, यानी दो भाग दिखाई देते हैं यकृत में, एक तो दाईं पाली और एक बाईं पाली। अग्र सतह से तल की तरफ देखने पर दो अतिरिक्त पालियां दिखती हैं। यकृत करीब 10,000 छोटी षटकोणीय संरचनाओं से क्रियात्मक इकाई जिसको लीवर लोब्यूल्स यानी यकृत पालियां बोलते हैं। देखो ये चीज़ याद रखनी है कि यकृत है वो यकृत पालिकाओं से मिलकर बना होता है। और यकृत करता क्या है? इंपॉर्टेंट काम है कि यकृत का काम क्या है? तो देखो पित्त का निर्माण करना। पित्त का निर्माण यकृत करता है। हमें क्या लगता है कि पित्त है वो पित्ताशय से निकलता है, जबकि वास्तव में पित्त बनाता कौन है? पित्त बनाता तो यकृत है। और फिर ये कहाँ जाके इकट्ठा होता है? पित्ताशय में जाके इकट्ठा होता है। तो जब भोजन आता है तब वो पित्त है वो पित्ताशय से निकलकर उसमें मिल जाता है। तो ये ग्रंथि पित्त का निर्माण करती है। यहाँ से पित्त यकृत वाहिनी उपतंत्र तथा पित्त वाहिनी यानी बाइल डक्ट द्वारा कहाँ आ जाता है? गॉल ब्लेडर यानी पित्ताशय में चला जाता है। पित्ताशय यकृत के अवतल में यानी नीचे की साइड स्थित होता है। पित्ताशय क्या करता है? पित्त का भंडार और संचय करता है। पित्त निकालता यकृत ही है लेकिन उसका भंडारण और संचय पित्ताशय करता है। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है कि पित्ताशय से ही पित्त निकलता है तो पित्ताशय ही बनाता होगा, लेकिन पित्ताशय नहीं बनाता। जो यकृत यकृत है वो पित्त का निर्माण करता है और वो यहाँ से पित्त वाहिनी और यकृत वाहिनी उपतंत्र के द्वारा पित्ताशय में लाया जाता है और पित्ताशय में फिर वो इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ से फिर पित्ताशय नलिका है वो इस पित्त को निकालती है और पित्त जाके कहाँ मिलेगा? गर्शनी में चला जाएगा, यानी भोजन में पित्त है वो गर्शनी में जाकर मिलता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब देखो कुछ एंजाइम है वो पढ़ लेते हैं कि कौन सा एंजाइम कहाँ से निकलता है और वो क्या काम करता है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला भाग है कि जो लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि से हार्मोन निकलता है टाइलिन या एमाइलेज। ये नाम याद रखना है, एमाइलेज या टाइलिन जो हार्मोन है वो लार ग्रंथि से निकलता है। और ये कहाँ निकलता है? तो लार लार कहाँ बनती है? अपने मुख में, तो मुख गुहा में निकलेगा। और ये क्या करेगा? तो ये जो भी पॉलीसेकेराइड मतलब जो जैसे कि स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, उसको छोटे पॉलीसेकेराइड में या माल्टोज में तोड़ देगा। यानी जो बड़े पॉलीसेकेराइड के कण हैं उनको छोटे पॉलीसेकेराइड में या स्टार्च है उसका पाचन शुरू हो जाएगा टाइलिन या एमाइलेज से। दूसरा जो है वो होता है आमाशय। आमाशय से जो हार्मोन निकलते हैं वो दो हार्मोन याद रखने हैं, पेप्सिन और रेनिन। आमाशय से निकलने वाले हार्मोन हैं पेप्सिन और रेनिन जो कि प्रोटीन का पाचन करते हैं। दोनों ही किसका पाचन करेंगे? प्रोटीन का। और ये कहाँ निकलते हैं? तो आमाशय में निकलते हैं। आमाशय से ही निकलते हैं और काम भी कहाँ करते हैं? आमाशय में ही करते हैं। और किसको पाचन करेंगे? तो देखो प्रोटीन है, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने का काम करेंगे। प्रोटीन का छोटा रूप होता है पेप्टाइड, तो पेप्टाइड में तोड़ेंगे। ऐसे ही जो दूध की प्रोटीन होती है कैसीन, उसको बदल देंगे पैरा कैसीन में, यानी एक तरीके से उसका थक्का सा जमा देते हैं।
उसके बाद जो भोजन जाता है तो छोटी आंत में जाता है। देखो आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जो है वो क्या क्या मिलता है? तो एक तो अग्नाशय रस मिलता है छोटी आंत में, और एक जो ये आंत खुद रस निकालती है उसको बोलते हैं आंतरीय रस। तो छोटी आंत जो है, छोटी आंत में अग्नाशय से जो रस निकलता है उसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं? एक बार आप उनके नाम देखिए। सबसे पहला होता है एमाइलेज, फिर है ट्रिप्सिन, फिर है काइमोट्रिप्सिन, फिर है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, फिर है लाइपेज और न्यूक्लिएज। यानी जो भी भोजन आपने खाया है, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है और वसा है, या कोई भी डीएनए आरएनए का कोई पार्ट है, उसको कंज्यूम करना है, तो वो सारा काम जो है वो कौन करता है? अग्नाशय रस और आंतरिक रस मिलकर करते हैं। यानी अग्नाशय रस से जो भी एंजाइम होते हैं वो ये सारे काम करते हैं, छोटी आंत में ये काम होते हैं। तो देखो देखते हैं कि कौन कौन से एंजाइम, जैसे है माइलेज है। माइलेज हम पढ़ ही चुके हैं कि लार में जो बचा हुआ, मान लो जो पॉलीसेकेराइड है उसका पूरा पाचन नहीं हुआ, तो वो बची हुई उसका पाचन जो अग्नाशय से निकलने वाला है माइलेज है, वो स्टार्च को किसमें बदल देगा? माल्टोज में। ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलेगा। काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन पे काम करता है, उसको पेप्टाइड में बदलेगा। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होता है वो प्रोटीन पेप्टाइडेड इनको तोड़कर किसमें बदल देगा? एमिनो अम्ल में। याद रखना है कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है वो प्रोटीन को और छोटा तोड़ेगा, यानी प्रोटीन का सबसे सरल रूप होगा एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के रूप में अब वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो प्रोटीन कहाँ टूट किस में टूटती है? एमिनो एसिड में, जिसको कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है वो प्रोटीन और पेप्टाइड को मिलकर क्या तोड़ देता है? एमिनो एसिड बना देता है। फिर है लाइपेज। लाइपेज जो एंजाइम है वो याद रखना है कि अग्नाशय से निकलता है, और ये क्या करता है? वसा जो है, हमने जो भी फैट खाया है उसको मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्लों में तोड़ता है। यानी वसा है वो किस में टूटती है? वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड में टूटती है। और डीएनए जो है, डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोजेज एंजाइम होता है, न्यूक्लियोजेज एंजाइम जो है डीएनए आरएनए को तोड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाता है। डीएनए और आरएनए की इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में तोड़ने का काम कौन करेगा? न्यूक्लियोजेज करेगा, जो कि कहाँ होंगे? छोटी आंत में होगा ये सारा काम। अब देखो आंत जो है खुद भी एक रस निकालती है जिसको बोलते हैं आंतरीय रस। आंतरीय रस में भी यही एंजाइम होते हैं लगभग, जो क्या करते हैं? भोजन को एकदम छोटे रूप में बदल देंगे। जैसे कि माल्टेज है, माल्टेज क्या करेगा? माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा। लैक्टेज है, लैक्टेज क्या करेगा? लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा। सुक्रेज है, सुक्रेज क्या करेगा? सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देगा। फिर यहाँ पे भी लाइपेज निकलता है जो कि वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। फिर न्यूक्लियोजेज है वो न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ेगा, और न्यूक्लियोटाइड है उनको फिर न्यूक्लियोसाइड व शर्करा में तोड़ देगा। फिर डाईपेप्टाइडाइज है, डाईपेप्टाइडाइज जो अमीनो सॉरी अपना प्रोटीन है उसके पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेंगे और उसको अमीनो एसिड में बदल देंगे। फिर हमारा फास्फेटेज है, फास्फेटेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजनी क्षार राइबोज शुगर में ब्रेक कर देगा। तो इस तरीके ये सारे काम आंतरिक रस से हार्मोन जो निकलता है, सॉरी हार्मोन रस, आंतरिक रस से जो भी रस निकल रहा है छोटी आंत से, उसमें ये सारे सारे एंजाइम होते हैं। माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज, डाई पेप्टाइडेज और फॉस्फेटेज। तो ये सब क्या करते हैं? इन हार्मोनों सॉरी क्या बोलते हैं इनको, भोजन के जो अवयव हैं इनको तोड़कर एकदम सरल रूप में बदल देंगे। यानी लास्ट में जो भोजन हमारा खाया हुआ है वो ग्लूकोज बनेगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनेंगे, एमिनो एसिड बनेगा, उस रूप में हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होगा। फिर यकृत, यकृत से जो निकलता है पित्त लवण, पित्त लवण क्या करता है? वसा जो है उसको वसीय अम्ल और छोटी छोटी गोलियों में बदल देगा। और ये भी यकृत से जो पित्त लवण निकलता है वो कहाँ आके मिलता है? छोटी आंत में। तो देखिए आज हमने जो पढ़ा है, आई होप आपको वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।